जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 1। अध्याय 1 है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो लिखा है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। आगे लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो गर्मियों में जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध हमारा फट जाता है। तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं। जैसे लिखा है, लोहे का तवा या तसला कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। चलिए इसको आगे हम समझेंगे, इसको कारण सहित देखते हैं कि इसमें क्या होता है जब ये सब हमारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे कि जो है भौतिक परिवर्तन होता क्या है। विज्ञान पढ़ने के लिए आप लोग एक अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम कवर करते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन देखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक स्वरूप परिवर्तित हो किंतु कोई नया पदार्थ ना बने। तो हमारा ऐसा परिवर्तन क्या, ऐसा परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक, तो इसको हम अपने भाषा में समझेंगे। अपने भाषा में समझते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या। भौतिक परिवर्तन मीन्स होता है जब हम अभिकारक से, किससे, अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं। ठीक, और उत्पाद से पुनः हम अभिकारक बना लें तो ऐसा परिवर्तन हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये है कि मतलब मान लीजिए ये बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने गर्म किया तो ये क्या हो गया, हमारा पानी बन गया। ठीक, फिर पानी से पुनः हम पानी को अगर ठंडा कर दें तो ये बर्फ़ बन जाएगा। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बना दें और उत्पाद से अगर पुनः हम उसको अभिकारक में ला दें तो ऐसा परिवर्तन हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। अभिकारक हमारे वो होते हैं जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक। यानी कि हम कह सकते हैं बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष है ये। ठीक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अभिकारक है। और जो उत्पाद जो बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। सॉरी, ये जो बनता है ये पानी बना, मीन्स राइट हैंड साइड इसको कह सकते हैं। ठीक, मीन्स दायां पक्ष जो होता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद देखिए यहाँ लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं एक अपने हम लोग अपने जनरली भाषा में एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये हमारा चावल हो गया, चावल हम क्या मिलाते हैं, पानी मिला के जब इसको उबालते हैं या गर्म करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, भात, जिसको हम लोग अपने गाँव भाषा में क्या कहते हैं, भात। अब ये हमारा जो है ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक। ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और ये हमारा जो नया पदार्थ बना भात, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मीन्स इसको हम कह सकते हैं बायां पक्ष, ये हमारा क्या हो गया, दायां पक्ष। यानी कि बायां पक्ष हमारा क्या होता है, अभिकारक, और जो दायां पक्ष होता है वो हमारा होता है उत्पाद। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। मैंने एक लिया मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी आप लोगों को नहीं आता जो, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। जैसे हम इसको बोलिए मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे जिसको नहीं आता वो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। हम बोलते रहेंगे, आप लोग जो आपका इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन, ठीक। जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ हम एक और देखते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ हमारा 2 है, ठीक, यहाँ हमारा 1 है। तो हमारा कहने का मतलब ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। जब हमारा समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। इसको आगे भी हम संतुलित करना सीखेंगे विस्तार से, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में जो हमारा ये सब क्रियाकलाप है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्रियाकलाप और जो ये हमारे क्रियाकलाप है ये और ये, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जानने से पहले हम सबसे भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन समझते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल रासायनिक स्वरूप परिवर्तित हो तथा कोई नया पदार्थ भी बनता है। भौतिक परिवर्तन में हमारा था नया पदार्थ नहीं बनता था, इसमें हमारा क्या है, कोई नया पदार्थ भी बनता है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि अभिकारक से, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अभिकारक से उत्पाद, क्या पढ़ा था, अभिकारक से उत्पाद बना देते हैं और उत्पाद से पुनः हम अभिकारक बना लेते थे। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो है हम लोग अभिकारक से क्या बनाएंगे, उत्पाद तो बना लेंगे लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना पाएंगे। तो यही परिवर्तन क्या हो गया हमारा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और यह परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, जब हम अभिकारक से उत्पाद बना दें और उत्पाद से अभिकारक ना बना पाए तो ऐसा परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। और एक यहाँ भी मैंने छोड़ दिया था, भूल गया था कि जब मैं अभिकारक से उत्पाद बना दूँ, उत्पाद से पुनः जो है अभिकारक बना दूँ तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। चलिए रासायनिक परिवर्तन में एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे मैंने चावल ले लिया, ठीक, चावल में पानी डाला और पानी डाल के इसको उबाला, ठीक है। उबाल दिया तो हमारा क्या बन गया, भात, जिसको हम अपने गांव भाषा में क्या कहते हैं, भात। तो अब देखिए यहाँ ये हमारे दोनों क्या हो गए, बाएं पक्ष के हमारे क्या हो गए, अभिकारक, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, जो भात बना ये होगा उत्पाद। तो मीन्स अभिकारक से उत्पाद तो बना लेंगे लेकिन उत्पाद से फिर हम अभिकारक नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। सिंपल शब्दों में हम कह देंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बना लेंगे लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बना पाते हैं, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और यह परिवर्तन हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाता है, अनुत्क्रमणीय। मीन्स उल्टा इसका नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है।
तो रासायनिक समीकरण हम देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं हम अपने जो मैंने लिखा अपने नोट्स में। ये लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके संक्षेपों में तथा समीकरण के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि लिखा है रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के अभिकारक क्या हो गया, हमारा बायां पक्ष हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, आपको जो परिभाषा लिखनी है, वीडियो को रोक करके आप लोग परिभाषा अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक, उदाहरण है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम अगर इसके सिंबल यानी प्रतीकों में या संक्षिप्त रूप में लिख दें तो ये हमारा क्या होगा, बहुत छोटे शब्दों में आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि कह सकते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इसको प्रतीक जानने के लिए इसका एक टेबल होता है, उसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी में हमारे बुक में है, हम दिखाते हैं। वो टेबल आप लोग याद कर लेंगे तो हम हमेशा के लिए बहुत काम देगा। ठीक है, ये देखिए हमारा पेज नंबर है 96 पे ये अवध सारणी है। इसको कम से कम जो है 30 तक याद करेंगे हम लोग। ठीक है, 30 तक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका सिंबल है H। हीलियम का 2, इसका सिंबल है He। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ 30 तक याद कर लेंगे। ठीक, जिंक तक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आगे बहुत काम देगा। अब जैसे इसको हमको सिंबल में इसके लिखना है, तो इसको सिंबल याद करना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम का हमारा होता है क्या, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2। अब इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, MgO। अब देखिए सिंबल में हमने लिख लिया, कितना छोटा हो गया। तो यानी कि यही अभिकारक तथा उत्पाद को सिंबल के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये समीकरण हमारा बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए अभी आगे हम लोग विस्तार से सीखेंगे। रासायनिक समीकरण हमारा तभी आएगा जब इसके हमको सिंबल पता होगा। यानी कि जैसे मैं दो चार लिख के बता देता हूँ। ठीक है, 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। क्या, परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका प्रतीक क्या है, H। ये तत्व क्या हमारा, हाइड्रोजन। दूसरा परमाणु क्रमांक क्या है, हीलियम का He। क्या हो गया, हीलियम। ठीक, तीसरा हमारा हो गया तीसरा हो गया लिथियम, Li, लिथियम। इसी तरह आप लोग ऐसे क्रम से कम कितना याद करेंगे, 30 तक। ठीक, 30 तक याद कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यहाँ हमारा लिखा है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा कर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह मीन्स धन का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS बायां पक्ष जिसको मैंने बताया लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है, मीन्स दायां पक्ष। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह क्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे मैंने यही एग्जाम्पल बताया नहीं था, ये बीच में तीर है। ठीक, अब जो है 2 अभिकारक इसमें मिल रहे हैं, ये अभिकारक जो है बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इधर वाला क्या हो गया, LHS मीन्स बायां पक्ष, और इधर वाला क्या हो गया हमारा दायां पक्ष। क्या हो गया, दायां पक्ष। ये हमारा अभिकारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद।
मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तीर का निशान जो है ये हमारा इधर मुंह है इसका। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, यानी कि इसका दिशा इधर है। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना। ये जो लिखा है कि रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये रासायनिक समीकरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता लिखा है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण का इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको मैंने पहले बता दिया, रासायनिक समीकरण इसको प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब लिखा तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर, जो तीर का निशान लगा इसके बाईं ओर ये हमारा अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद और के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। मीन्स इसकी गिनती करते हैं, गिनती करके कह रहा तुलना कर रहे हैं। ठीक है, क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो यानी कि ये समान नहीं है। तो यदि है तो समीकरण संतुलित है। इधर परमाणुओं तत्वों की संख्या, इधर तत्वों की संख्या हमारा समान नहीं, मैग्नीशियम 1 यहाँ, मैग्नीशियम हमारा 1, ये तो समान है। ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1, तो समान नहीं है। तो कह रहा तो समीकरण संतुलित है। अगर बराबर होगा इधर इधर संतुलित होगा, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या हमारा कहलाता है? ढांचा रासायनिक समीकरण। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो है कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते किसे हैं। एक छोटा सा परिभाषा है कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। अब इसको कंकाली समीकरण को वैसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा ये लिखा है H2 हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है? गैस अवस्था में, गैस को इसको G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या है? O2, ये भी गैस अवस्था में है। अब ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बना लेते हैं, H2O। अब देखिए यहाँ क्या है? हाइड्रोजन 2 है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन हमारा 2 है। ठीक, ये तो समान है। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। ठीक, तो ये हमारा क्या है? संतुलित, मीन्स दोनों तरफ संतुलित नहीं है। ठीक, ये जो दोनों तरफ हमारा लिखा है बाएं साइड पे और दाएं साइड पे, दोनों तरफ परमाणुओं या अणुओं की संख्या हमारा समान नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? कैसा समीकरण हो गया? कंकाली समीकरण या कौन सा समीकरण? ढांचा समीकरण। ठीक, अब हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखा है। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरे शब्दों में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना, कंकाली समीकरण को क्या कहते हैं? दूसरा नाम ढांचा समीकरण आवश्यक है। क्या समीकरण रासायनिक समीकरण 1.2 जो भी होगा संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण का चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। चलिए आगे हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है ये हमारा ये फेरस मीन्स लोहा, आयरन। ठीक, और लोहा जब हमारा फेरस जल के साथ क्रिया करता है
तो हमारा क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, तो देखिए इसमें देखते हैं, ये फेरस हमारा है, इधर कितना फेरस, एक फेरस है, इधर कितना हो गया, 3। ठीक, अब देखिए, अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हमारा, 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, इधर 4, यानी कि हमारा ये क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, एक छोटा सा सारणी बनाएंगे, उसमें समझेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे, एक तत्व, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, तीर के जो इधर होगा वो हमारा क्या होगा, बायां पक्ष, तीर के इस साइड में उत्पाद जो हमारा बना प्रोडक्ट, वो हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में फेरस, सॉरी तत्व लिख देंगे फेरस, और हमारा दूसरा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तीनों लिख लेते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में इसकी संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की, और राइट हैंड साइड में इस उत्पाद में हमारी कितनी हो गई है, उसको दोनों को देख के कंपेयर करेंगे, उसके बाद संतुलित करेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि तीर के बाएं साइड फेरस की संख्या कितनी है, 1। ठीक, और राइट हैंड साइड फेरस की संख्या कितनी हो गई, Fe3, 3 हो गई। ठीक, अब हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। वैसे इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें कितना हो गया, 2, इसमें हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। देखिए इसमें फेरस 1 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 करने के लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें कितने से, 1 से, तो हमारा फेरस क्या हो गया, दोनों में बराबर हो गया। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको कितने से गुणा करना है, 3 से, तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन दोनों में हाइड्रोजन हमारा बराबर है, अभी इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारा बाएं पक्ष में हमारा 1 है, और राइट हैंड साइड में हमारा कितना है, 4। इसको बराबर करेंगे तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कराएंगे, इसमें कितने से, 1 से। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन इसमें 4 से गुणा कराएंगे और इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण हमारा आगे क्या बनता है। ये हमारा समीकरण है। ठीक, ये समीकरण मैंने जो है पहले बाएं पक्ष में कितने से गुणा कराया, 3 से, चलिए 3 से इसमें गुणा करा देते हैं बाकी, और राइट हैंड साइड पे 1 से गुणा कराना है, तो 1 का गुणा मतलब वही कुछ नहीं। ठीक, अब ये वाला हाइड्रोजन बराबर था, अब ऑक्सीजन में मैंने किससे गुणा करा दिया, यहाँ कितने बाएं पक्ष में कितने से गुणा कराया, 4 से ये, और इसमें 1 से 1 का मतलब वही। अब देखिए ये हमारा फेरस 3, फेरस 3, ये तो संतुलित हो गया। ठीक, और क्या होगा, ये ऑक्सीजन 4 एकम 4, ये ऑक्सीजन 4 ये भी संतुलित हो गया, लेकिन हमारा बढ़ क्या गया, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर इसका गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन कितना हमारा हो गया, 8। ठीक, इधर हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, और इधर हमारा क्या है, 2। तब इधर भी हमको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, इधर 4 से, तो हमारा 4 दूनिया 8। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण हमारा क्या मिल गया, 3Fe मैंने यहाँ लिख दिया, ये Fe है। ठीक, Fe प्लस 4H2O, उत्पाद में हमारा क्या मिला, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, ये हमारा मिल गया। इसको मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे अगला एग्जाम्पल। ठीक है, वो देखते हैं। तो ले लीजिए मैंने एक नाइट्रोजन गैस है, तो ये हमारा क्या, हाइड्रोजन, ये भी गैस है।
अब ये दोनों मिल के आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस NH3, जिसका नाम नहीं पता होगा आप लोग उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा है अमोनिया, सुनेंगे, कॉपी पेन लिए रहेंगे आप लोग, लिखते चलेंगे, ठीक। सॉरी, अमोनियम नहीं, अमोनिया, ठीक। अब ये जो है इसके साथ क्रिया करके, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ये भी हमारा असंतुलित है। उसी तरह इसको भी हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें से इजी रहेगा समझने में, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि बाएं पक्ष में हमारा नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब इसमें राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखिए इसमें 2 करना है तो इसमें कितने से गुणा करा देंगे, 2 से, ठीक। चलिए इधर मैंने 2 से मैं गुणा करा देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा N2 + H2 बराबर NH3, इधर 2 से गुणा करा देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6, 2 3 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर भी 6 करने के लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, 3 से गुणा, यानी कि इधर कितने से गुणा, 3 से, इधर तो हमारा 2 बढ़ ही गया था, ठीक। तो ये हमारा यहाँ 3 से, ये हमारा समीकरण हो गया N2 3H2, उसके बाद क्या बच गया 2NH3, ठीक। अब समीकरण को हम संतुलित करना सीख गए। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इस रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें पहला हमारा है संयोजन की अभिक्रिया। अब चलिए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ये क्रियाकलाप आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक। अभी इसको समीकरण को, अभिक्रिया को समझेंगे। सबसे परिभाषा तब तक समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसकी परिभाषा यहीं से है, ठीक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा यही है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको हम समझाते हैं अपनी भाषा में कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग अपनी भाषा में एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद किताबी भाषा में समझेंगे इसके एग्जाम्पल से संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन की अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन मीन्स जब इसको 2 चीज़ें आपस में मिल के संयोग करके कोई एक नया चीज़ बना दें तो उसी को ही क्या कहेंगे, संयोजन, ठीक है। तो एक अपने भाषा में एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों मान लेते हैं, ये दोनों अपना पति पत्नी है, ये इसका आदमी है, ये इसकी औरत, ठीक। अब ये दोनों लोग मान लेते हैं आप में शादी विवाह करके 2 लोग हैं, ठीक, शादी विवाह करते हैं और इनके एक बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे का जन्म होगा तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन मीन्स 2 लोग संयोग करके एक नए बच्चे का जन्म दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। मीन्स जब 2 लोग कह सकते हैं, जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल मीन्स अकेले, ये उत्पाद होगा जो पैदा हुआ, ये हमारा क्या होता है, उत्पाद। नया पदार्थ मैंने बता दिया जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। जब दोनों लोग मिलकर एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ये हमारा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। इसको मैंने अपनी भाषा में समझा है, तो इसको अब किताबी भाषा में थोड़ा समझते हैं क्या होता है। इस एग्जाम्पल को आप लोग गलत मत समझिएगा, आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल हमारा किताब में है, तो ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको आप लोग लिख लेंगे, जिसको नहीं पता होगा इसको लिख लेंगे, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बूझा चूना, इसको क्या कहते हैं? बिना बूझा चूना। ये हमारा क्या है? बिना बूझा चूना जब जल के साथ अपक्रिया करता है, ये हमारा क्या है? जल के साथ मिल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम। इसको जिसको नहीं पता होगा वो अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसको क्या कहते हैं? ये बिना बूझा चूना था, ये हमारा क्या है? बूझा चूना। लीप उठा इसमें ज़्यादा किच पिच क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये हमारा दो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बूझा चूना, और ये जल, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये ऐसा अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो अभिकारक, ये बायां पक्ष हमारा अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मीन्स एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया, ठीक। परिभाषा किताब में लिखा है, वहाँ से आप लोग लिख लेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिया। परिभाषा देखिए यहाँ भी लिखा है, अगर वहाँ से नहीं ठीक लगेगा आपको, यहाँ ठीक लगे तो इसको भी लिख सकते हैं। लिखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया में जो क्रियाकलाप है इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम समझाते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते किसे हैं। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। परिभाषा देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक। आप लोग चाहें तो ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स जब कोई एकल अभिकर्मक है और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करे तो वह क्या होगा? वियोजन। वियोजन मीन्स होता ही है टूटना, ठीक। संयोजन मीन्स जुड़ना और वियोजन मीन्स टूटना। अब ये वियोजन अभिक्रिया जो है हमारी कितनी प्रकार होती है? 3 प्रकार की। तो चलिए देखते हैं पहला वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला वियोजन अभिक्रिया कौन सी है देखते हैं। पहला हमारा है तापीय वियोजन। मीन्स जब कोई अभिक्रिया ताप पाकर वियोजित हो, वियोजित मीन्स अपघटित या वियोजित हो तो वह क्या होगा? तापीय वियोजन। तो लिखा है कि ऐसा अपघटन जो उचित ताप में हो या जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा देने पर अभिकारक का विखंडन हो। अभिकारक इधर बायां पक्ष वाला मैंने बता चुका हूँ, बायां पक्ष वाला जब विखंडित हो, टूट जाए तो वो क्या होगा? हमारा तापीय वियोजन। ताप पाकर वियोजित हो, तापीय वियोजन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि तापीय वियोजन कहते किसे। जैसे ये लिखे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऊष्मा दिया गया तो ये टूट गया। किसमें टूट गया? CaO और CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, जिसको जो पता हो वो ना लिखे, जिसको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है वो आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक। ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए ये एकल था, मैंने बताया है कि वियोजित में एकल से टूटेगा दो बनेगा, दो या दो से अधिक बन सकता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो बिना बूझा चूना में टूट गया और उसके जब इसको गर्म करते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान किया, ठीक। ये हमारा कौन सा होगा? तापीय वियोजन। ताप पाकर वियोजित हो, तापीय वियोजन। अगला वियोजन देखते हैं कौन सा है। अगला वियोजन हमारा है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। मीन्स जब प्रकाश पाकर विभाजित हो तो उसे प्रकाश
वियोजन कहेंगे। लिखा है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। लिखा है AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड इसको कहते हैं, और ये हमारा टूट जा रहा है दो में, एक सिल्वर, ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये तो टूट जाता है सिल्वर में, और ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस हमारा दे देता है और ये सिल्वर में टूट जाता है। ठीक, जब इस पर प्रकाश पड़ता है। तो अगला इसका प्रकार देखते हैं कौन सा है। अगला प्रकार हमारा है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, मीन्स जिसमें विद्युत या जो है लाइट विद्युत प्रवाहित की जाए और वो वियोजित हो जाए तो वो क्या होगा हमारा विद्युत वियोजन। ठीक, ऐसा वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न हो। तो देख चलिए ठीक है, ये NaCl, इसमें जब मैंने धारा प्रवाहित किया एक एनोड की, ये NaCl ये जल है। ठीक, इसमें जब दोनों सिरे से प्रवाहित कराया तो ये दो भागों में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। माइनस जो होगा वो एनोड प्लस होता है तो इधर माइनस वाला प्लस की तरफ चला जाता है, और ये प्लस जो Na प्लस में टूटा है ये कैथोड की तरह चला जाता है। कैथोड माइनस होता है तो माइनस वाला जो प्लस वाले को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। NaCl ये जो हमारा है इसको नमक कहते हैं। ठीक, ये दो भागों में टूटा सोडियम और क्लोरीन गैस। ठीक, क्लोरीन गैस हमारी माइनस होती है तो इसलिए माइनस जो है एनोड की तरफ गया, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं। लिखा है क्या है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया कहते किसे हैं। ठीक, इसको समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो लिखा है ऐसी अपक्रिया जिसमें अति क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है। मीन्स जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली से को अपनी ओर उसको तोड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, वियोजित कर देता है। तो ऐसा विस्थापन क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक अपने भाषा में एग्जाम्पल समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था उसी हिसाब से समझेंगे। ये जो है ये इसकी पत्नी है। ठीक, इसकी पत्नी है। अब ये जो है ये एक नया बंदा आ गया, इसके पास खूब पैसा धन दौलत है। ठीक, और ये इसको पैसा दिखा दी और ये लालच में आके इसके साथ चल गई, ये इसकी पत्नी। ठीक, इसकी पत्नी इसके साथ चली गई। तो यानी कि जो है ये कम क्रियाशील था, मीन्स इसके पास कम पैसे थे, और इसके पास ज़्यादा पैसे, इन्होंने ज़्यादा पैसा दिखाकर इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि ये जो है इसको छोड़कर चली गई। मीन्स इसको देख ये कम क्रियाशील कम पैसे वाला था, ये अधिक पैसे वाला था, तो अधिक पैसे वाले के साथ ये चली गई। तो यही एग्जाम्पल है। लिखा है कि अति क्रियाशील जो है कम क्रियाशील धातु को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। ये अधिक क्रियाशील है और ये कम है, तो इसको जो है ये कम था बेचारा, तो इसको इसलिए ये अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब एक नया बंदा अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेता है। ये किताबी भाषा वाली जो एग्जाम्पल होता है उससे समझते हैं। ये तो आप हम लोगों की जनरली भाषा थी। ठीक, इस एग्जाम्पल को आप लोग कोई भी गलत ना समझें, इस समझने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारा फेरस सल्फेट है एल्युमिनियम, ये फेरस सल्फेट एल्युमिनियम के साथ क्रिया करता है। ये दोनों ये देखिए ये दोनों एक हुए हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो है एल्युमिनियम जो नया आ गया ये ज़्यादा ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए जो है एल्युमिनियम ये जो है एल्युमिनियम सल्फेट को इसको अपनी ओर देखिए अपने में मिला लिया। ठीक, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और ये फेरस जो है ये फेरस अकेल हो गया। ठीक, कहने का मतलब अधिक क्रियाशील जो होगा कम क्रियाशील को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक, ये था हमारा एग्जाम्पल। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कि द्विविस्थापन। क्या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन समझते हैं कि इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन लिखा ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर अपने परमाणुओं अथवा आयनों को बदल लेते हैं, आपस में परस्पर बदल लेते हैं। चलिए वही एग्जाम्पल से हम लोग इसको भी समझेंगे क्या होता है। द्विविस्थापन में मान लीजिए ये इसकी पत्नी है ये इसकी पत्नी है। ठीक, द्विविस्थापन मैंने बताया ये अपने आप को एक दूसरे से अदल बदल, ये इसकी पत्नी है और ये इसकी बदली है, लेकिन ये जो है इसके साथ अदल बदल ले लिया और ये इसके साथ बदल लिया। ठीक, यानी कि यह इसकी पत्नी को और यह इसकी पत्नी को मतलब एक दूसरे में अदल बदल ले रहे हैं। ठीक है, बाकी यही क्या हमारा हो गया द्विविस्थापन। मीन्स द्विविस्थापन मीन्स जब दो लोगों में आपस में अदला बदली हो तो वही हो गया द्विविस्थापन।
ये जो था ये तो मैंने अपने भाषा में बताया, इसको चलिए एक किताबी भाषा में समझते हैं एग्जाम्पल से। ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों आपस में क्रिया करके, ये दोनों अभिकारक क्रिया करके प्रोडक्ट ये देते हैं। यानी कि सिल्वर है जो ये देखिए क्लोरीन के साथ अट्रैक्ट हो जा रहा है, और नाइट्रेट जो है सोडियम के साथ, यानी कि ये मिलकर क्या बना लिए सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या बना लिए हमारे सोडियम नाइट्रेट। यानी कि ये देखिए ये जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जा रहा है और ये इसके साथ, यानी कि आपस में दोनों क्या कर ले रहे हैं, अदल बदल ले रहे हैं। तो यह हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन। मीन्स दो लोगों में जब अदला बदली हो तो वो हमारा क्या होगा, द्विविस्थापन। तो आगे समझते हैं अगला क्या है। ये देखिए हमारा इसमें भी लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक, अब आगे समझते हैं उपचयन एवं अपचयन होता क्या है। उपचयन समझते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास। मीन्स ऑक्सीजन आके जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, जैसे ये एग्जाम्पल हमारा है, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन यानी कि कोयला जो है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है। ये देखिए ऑक्सीजन है, तो मैंने बताया क्या ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन को देखो अपने साथ योग मतलब जोड़ ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, ये देखिए कार्बन का योग हो रहा, तो क्या हो गया, अपचयन नहीं, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन कैसे निकलते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आप लोग नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड ये है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए ये ऑक्सीजन 2, ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसमें से देखिए ये क्या बचा, सल्फर, 3 सल्फर। मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और यहाँ देखिए इसके बाद क्या बना रहा है, जल। मीन्स इसमें देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा था। मीन्स मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन। ठीक, इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था तो यहाँ क्या बचा, केवल सल्फर। अगला हम समझते हैं अपचयन। अपचयन उसी का उल्टा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। मीन्स इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन निकलता था। इसमें क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। ये हमारा लिखा है CuO+H2, यहाँ क्या बन गया, Cu+H2O। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके देखिए यहाँ कॉपर के साथ क्या था हमारा, ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें देखिए ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा, ह्रास। तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयन। केवल इसी को ध्यान देना, ऑक्सीजन का। ठीक, अब आगे देखते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें देखिए लिखिए हाइड्रोजन गैस और आयोडाइड। तो हाइड्रोजन गैस जो है आयोडाइड के साथ जुड़ जा रहा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ठीक, इसमें मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन का जुड़ना, इधर देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा, इसमें क्या था, क्या ऑक्सीजन निकला था। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, हो गया अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अब चलिए समझते हैं एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये लिखिए H2S+SO2, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा उत्पाद में क्या देता है, 3S मीन्स सल्फर प्लस H2O जल। तो यानी कि ये देखिए हमने बताया है कि उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उपचयन। और इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ इसके साथ था, ऑक्सीजन निकल गया, तो निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, अपचयन। और हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया, उपचयन। देखिए इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी हमारी, रेडॉक्स अभिक्रिया।
इसमें हमारा 2 टॉपिक और बच रहा है, एक है संक्षारक, दूसरा है विकृत गंधिका। चलिए समझते हैं संक्षारक होते क्या हैं। तो संक्षारक उसे कहते हैं जब किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तब वह वातावरण में उपस्थित नमी एवं हवा से क्रिया कर धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिससे धातु खराब या संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारक। जैसे हम किसी भी पदार्थ को अगर आसमान में खुला छोड़ देते हैं तो वो जो है उसमें जो नमी होती है एवं हवा अनेक प्रकार की हैं, तो उससे क्रिया करके वो क्या हो जाता है? खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो इसी को ही क्या कहते हैं? संक्षारक। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, लोहे के ऊपर भूरा रंग, लोहा को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या ऊपर एक भूरा रंग है, जंग लग जाता है, तो वह क्या नमी से यह क्रिया कर लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? संक्षारक। और दूसरा एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काला परत या काला रंग का जमना, ये भी हमारा क्या है? संक्षारक का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला एक और टॉपिक हमारा यही बचा है, विकृत गंधिका यानी कि रेंसिटी। अब इसको समझते हैं, रेंसिटी होती क्या है। भोजन को या खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ने पर तेल वसा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण होने से खाद्य पदार्थों का स्वाद बुरा हो जाता है एवं गंध आने लगती है। जब हम खाने को उसको खुला छोड़ देते हैं तब वो क्या होता है? एक खराब हो जाता है, मीन्स उससे तेल और वसा जो है अलग हो जाती है, तो जिससे एक प्रकार की अलग स्मेल आती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? खाना खराब हो गया, खाने लायक नहीं है खाना। तो इसी को ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिका। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये अध्याय हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे अध्याय नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।